जय हिंद। तो फ्रांस में जो है तो राष्ट्रपति के पोस्ट के लिए जो तो चुनाव चल रहे हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं और इनमें से दो उम्मीदवार प्रमुख हैं जैसे कि मैरिन ले पेन और मैक्रोन। जी हाँ, इमैनुअल मैक्रोन। इन दोनों को जो है तो हालांकि इमैनुअल मैक्रोन जो है तो पिछली बार जो है तो राष्ट्रपति के पोस्ट पे थे। अब लोग बात कहते हैं कि ये शायद फिर से जो है तो राष्ट्रपति की पोस्ट पे जो है तो उभर सकते हैं, फिर से जो तो अपनी प्रतिभा जो है तो राष्ट्रपति के पद के लिए दिखा सकते हैं, क्योंकि पिछली बार जो तो इनकी सीट 61% थी। कितनी थी? 61% थी। लेकिन इस बार मुकाबला थोड़ा टक्कर का है, मतलब थोड़ा बोल सकते हैं कि थोड़ा कांटे का है, क्योंकि इस बार जो है तो मैरिन ले पेन है ना, इनका भी जो तो 49% जो तो वोट है और इनका मैक्रोन का 51% वोट है। सिर्फ 2% वोट से ये दोनों आगे पीछे हैं। तो आखिर जो है तो इसका रिजल्ट क्या निकल कर आता है, फ्रांस की गद्दी पर कौन बैठता है, तो इसका डिसीजन आज शाम तक पता ही चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे कोई डिसीजन लेके नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे जो तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जैसे कि फ्रांस का चुनाव कैसे होता है, हमारे पॉलिटी में मेंशन है ना फ्रांस का चुनाव, यूएसए का चुनाव, और ये सब जो तो हमारी यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमें जो तो भले हम कोई यूपीएससी की तैयारी ना कर रहा हो, जो मेरा वीडियो देख रहा हो, लेकिन फिर भी उसे थोड़ा बहुत देश विदेश का पता होना चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, यूएसए के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो हम बात कर लेते हैं इसी टाइम पे कि फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। फ्रांस के राष्ट्रपति के चुनाव में 2 स्टेप्स होते हैं। जी हाँ दोस्तों, 2 स्टेप्स होते हैं। जैसे कि पहले जो है तो सभी पार्टीज जो व्यक्ति जो पर्सन जो तो चुनाव लड़ेंगे उन सब की वोटिंग होगी, पब्लिक वोट करेगा। अब उन सब की वोटिंग होने के बाद जो टॉप 1 और 2 पे होंगे, मतलब जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले होंगे, पर उसके बाद जो दूसरा नंबर जो होगा उन दोनों को पिकअप कर लिया जाएगा, उन दोनों को ले लिया जाएगा स्टेप 1 के लिए। ठीक है, तो स्टेप 1 में जो तो ये कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 में जो आते हैं ना, तो स्टेप 2 में उन दोनों को रखा जाएगा। तो इस टाइम पे स्टेप 2 में जानते हैं कौन कौन से? मैरिन ले पेन और इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन जो है तो पिछली बार भी फ्रांस के राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो मैक्रोन साहब को जो तो पिछली बार 61% वोट मिला था। कितने परसेंट? 61%, 61%। लेकिन अब इस बार जो तो इमैनुअल मैक्रोन जो तो 51% इनका वोट है और मैरिन ले पेन का जो है तो 49% वोट है, और अभी भी वोटिंग की काउंटिंग जारी है। अभी वोट जो है गिने जा रहे हैं। ठीक है, अभी ये दोनों जो है तो 2% वोट से आगे पीछे हैं। अब इन दोनों को जितने ज़्यादा वोट मिलेंगे वही जो है तो राष्ट्रपति का बन जाएगा, राष्ट्रपति के पद को धारण करेगा, फ्रांस का राष्ट्रपति बन जाएगा। तो आप लोग समझ गए कि मतलब कि सिर्फ ऊपर के 2 लोगों को ले लिया जाता है पहले स्टेप में, फिर दूसरे स्टेप में जो तो उन लोगों की काउंटिंग की जाती है, वोट की काउंटिंग की जाती है, और जो सबसे ज़्यादा वोट पाता है वही फ्रांस का राष्ट्रपति होता है। भारत में जैसे कि पीएम जो तो सबसे ज़्यादा पावर होता है उसके पास, वही सबके सारे के सारे काम करते हैं, और राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का होता है। लेकिन नहीं, फ्रांस में ऐसा नहीं है, सारे काम जो है तो राष्ट्रपति ही करता है। देख लेते हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति की जो तो योग्यताएं क्या क्या होती हैं, आखिर उनमें कौन कौन सी बातें होनी चाहिए जिससे कि वो फ्रांस का राष्ट्रपति बन सके। तो जाहिर सी बात है कि वो एक फ्रेंच होना चाहिए, और जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष। भारत में जो तो अगर कोई आदमी 35 वर्ष जो तो पार कर लिया, 35 वर्ष का हो गया, तो ही वो राष्ट्रपति बनेगा। लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं है, उसे सिर्फ 18 वर्ष की आवश्यकता है कि 18 वर्ष का हो गया तो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए वो जो तो काबिल है, योग्य है। और साथ ही साथ जैसे भारत में भी है कि मतलब कि वो जो तो किसी तरह का उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज ना हुई हो, मतलब कि वो मतलब मुजरिम ना हो, क्रिमिनल ना हो, उसके साथ कोई केस पेंडिंग्स ना हो, और वो बैंक करप्ट ना हो, मतलब पागल या दिवालिया ना हो। ठीक है, तो ये जो फ्रांस के राष्ट्रपति के बारे में थोड़ी सी योग्यताएं हो गई। तो फ्रांस के राष्ट्रपति के बारे में हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं एक नज़र भारत के राष्ट्रपति के बारे में। तो भारतीय संविधान के भाग 5 जो है तो भाग 5 होता है, और इसी में आर्टिकल 52 से 61 तक राष्ट्रपति के बारे में मेंशन है। पूरा का पूरा 52 से 61 जो है तो राष्ट्रपति के बारे में है। तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में जो है तो उसका निर्वाचन जो है तो कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन आयोग जो है तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाता है। निर्वाचन मंडल के सदस्य ही जो है तो उसमें मतदान करेंगे। मतलब निर्वाचन मंडल में जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उसका चुनाव जो है तो मतलब कि ये सब जो तो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करेंगे। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। लेकिन आप ध्यान में रखिएगा, विधान परिषद बिल्कुल भी भाग नहीं लेगी इसमें।
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि विधान परिषद भाई राष्ट्रपति के चुनाव में क्यों वोट नहीं डाल सकती। तो विधान परिषद जो तो अभी पूरे देश में तो है नहीं विधान परिषद, ज़्यादातर सभी राज्यों में तो विधानसभा है। अब विधान एक और बात है कि जो लोकसभा और राज्यसभा में जो राष्ट्रपति जो तो कुछ लोगों को, कुछ सदस्यों को मनोनीत करती है, ठीक है, कुछ सदस्यों को जो मनोनीत करती है कि जैसे लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करती है ना, राष्ट्रपति चुनती है, तो वो लोग भी मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। जैसे कि अब आप लोग ही सोचिए, जैसे कि प्रेजेंट टाइम पे रामनाथ कोविंद जी ने कुछ लोगों को मनोनीत किया होगा लोकसभा राज्यसभा में, ठीक है। तो अब जब अगला इनका चुनाव होगा तो अब कोई दूसरे लोग जो तो पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब चुनाव में इलेक्शंस खड़े होंगे, चुनाव लड़ेंगे राष्ट्रपति का, तो अब वो लोग जो तो इसमें मतदान नहीं कर सकते, वो लोग जो तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अपना वोट नहीं डाल सकते हैं जिसे पिछले राष्ट्रपति ने उनको चुना हो। अब सिंपल सी बात ये है कि मतलब सिर्फ वही लोग वोट डाल सकते हैं जो निर्वाचित सदस्य हैं, जो खुद चुनाव से चुनकर आए गए हों, लोगों द्वारा चुनकर आए गए हों, और वही जो तो चुनाव में भाग लेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। मनोनीत नहीं, मनोनीत मतलब कि किसी ने उनको नियुक्त किया हो, अपने मन से उनको नियुक्त किया हो। जैसे राष्ट्रपति जो है तो वो कुछ एंग्लो इंडियंस को जो है तो लोकसभा राज्यसभा में रखती है ना, तो वो लोग भाग नहीं लेंगे। एंग्लो इंडियंस क्या होते हैं? एंग्लो इंडियंस वो होते हैं कि प्रेजेंट टाइम पे एंग्लो इंडियंस को अब हटा दिया जाएगा। एंग्लो इंडियंस वो होते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ तो बहुत से ब्रिटिशर्स, मतलब बहुत से अंग्रेज जो है तो अपने यहाँ मतलब जो जिन्होंने भारतीय महिलाओं से शादी की और उनसे जो बच्चे हुए, उन दोनों के यहाँ छोड़कर वो वापस चले गए, ब्रिटेन चले गए। लेकिन अब वो लोग यहाँ रह गए, तो अब वो लोग जो हो तो वो अपनी जो तो यातनाएं दिखाने लगे कि अब हमें यहाँ कौन पूछेगा, हमें यहाँ सब नफरत करेंगे, कहीं हमें मार न दे। तो उन लोगों की सुरक्षा सेफ्टी के लिए कि उन लोगों को भी ध्यान में रखा जाए, तो उन लोगों से भी मतलब कुछ लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं कि हाँ भाई तुम लोग भी यहाँ रहो, मतलब तुम लोग भी संसद में नियम कानून बनाने के समय पे रहो। तो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। अप्रत्यक्ष तरीके से मतलब कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली। अब एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली क्या होती है वो हम देखते हैं। तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली का मतलब होता है कि जो राष्ट्रपति को चुनेंगे, जैसे कि 6 लोग राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े हैं और आप उनमें से वोट डालने गए कि आप किनको राष्ट्रपति चुनेंगे, तो आप सिर्फ एक को वोट नहीं देंगे, ठीक है। आप जो है ना, तो आप जानते कैसे वोट देंगे? जैसे कि आप अभी लोग सिर्फ एक वोट डालते हैं तो डाल देंगे किसी को, मतलब सपोज दैट रामनाथ कोविंद को, तो ऐसा नहीं होता। मगर 6 लोग खड़े हैं ना, तो आपको 6 लोगों को पूरे को जो है वोट डालना होगा, सभी को चुनना होगा उनमें। लेकिन हाँ, नियम बाय नियम, जैसे कि आप पहले किसको राष्ट्रपति देखना चाहते हैं, आप किसको राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, उनको आप 1 नंबर पे लिखोगे। फिर आप लिखोगे कि अगर ये नहीं बनना चाहते तो फिर दूसरे नंबर पे आप किसको राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं उनको, तीसरे नंबर पर किनको, चौथे नंबर पर किनको, 5वें नंबर पे किनको। अब इसी तरह सब वोट देंगे। अब इसका अनुपात जैसे निकल कर आएगा, अगर सभी ने 1 नंबर पे ज़्यादा मत आया है, 1 नंबर पे जैसे कि रामनाथ कोविंद पे अगर ज़्यादा मत आया है तो रामनाथ कोविंद जी जो है तो बन जाएंगे। इसी को जो है तो अनुपातिक प्रणाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुपातिक प्रणाली। मतलब कि आपको सभी लोगों को मत डालना है, सभी जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े हैं उन सभी को जो है तो आपको मत डालना है, वोट डालना है, ठीक है। 1 नंबर पे ये बनेंगे, अगर वो नहीं बनना चाहते तो फिर दूसरे नंबर पे ये इनको बना दीजिए, अगर ये भी नहीं बनना चाहते तो तीसरे नंबर पर आप इनको बना दीजिए। इस तरह आपको 6 लोगों को पूरे मत देना है। और जिसने जो तो 1 नंबर पे ज़्यादा वोटिंग किया होगा, ठीक है, 1 नंबर पे ज़्यादा वोटिंग किया होगा, वही जो है तो राष्ट्रपति पद के लिए तैयार होंगे। अब जो है तो इस तरह जो तो अब ज़्यादातर जानते हो क्या होता है, इसी तरह ना पहले राउंड में जो है तो राष्ट्रपति बन जाते हैं, ठीक है, 1 नंबर से। लेकिन जानते हो क्या हुआ था? जो बीवी गिर थे, एक राष्ट्रपति थे बीवी गिर हमारे, तो उन्होंने जो तो उनके लिए दूसरे बार मतलब सेकेंड राउंड का जो है तो आयोजन किया गया। इस तरह वो जो तो मैच ड्रा हो गया था, इलेक्शन ड्रा हो गया था। फिर उनके लिए फिर से जो है तो 1 राउंड और जो तो चुनाव कराया गया, फिर से वोटिंग किया जाए, तो उनमें जो है तो दूसरे राउंड का जो है तो चुनाव किया गया, सिर्फ किसके लिए? बीवी गिर के लिए। उनके लिए जो है तो 2 राउंड जो है तो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। अब एक बात और, कुछ टर्मिनोलॉजी है इससे संबंधित, जैसे कि निर्वाचन, चयनित, नियुक्ति। निर्वाचन का मतलब होता है कि उनका निर्वाचन में चुनाव, तो राष्ट्रपति का तो चुनाव हो रहा है, ऑफकोर्स राष्ट्रपति जो है तो निर्वाचित किए जा रहे हैं। क्या किए जा रहे हैं? निर्वाचन किए जा रहे हैं।
हमारे जो विधायक होते हैं तो ये भी जो तो निर्वाचन किए जाते हैं। और जो है तो जो प्रधानमंत्री होते हैं ना, प्रधानमंत्री क्या होते हैं, क्या वो निर्वाचन किए जाते हैं? नहीं किए जाते। क्या वो प्रधानमंत्री का हम वोट डालने जाते हैं? क्या नहीं डालने जाते। प्रधानमंत्री तो मतलब कि जो सबसे ज़्यादा सीटें जीती होंगी, जो पार्टी सबसे ज़्यादा सीट जीती होगी, उसी के बहुमत दल के नेता को चुनकर जो है तो प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। ठीक है, बहुमत दल के नेता को चुनकर प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, जो पार्टी ज़्यादा वोट जीती होगी। तो चुन कर ना उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। उनको चुन करना तो उनको क्या बोलते हैं? चयनित। क्या बोलते हैं उनको? चयनित। मतलब प्रधानमंत्री का चयनित किए जाते हैं, प्रधानमंत्री चयनित किए जाते हैं। आप नियुक्ति क्या मतलब? नियुक्ति मतलब होता है कि जैसे कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, इनकी नियुक्ति होती है, इनकी पोस्टिंग होती है। क्या होती है? नियुक्ति। इनको राष्ट्रपति जो है तो नियुक्त करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। जानते क्या मतलब कि राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए ना एक वो होता है, क्या होता है? जमानत राशि। जमानत राशि सभी को भरना पड़ता है चुनाव लड़ने से पहले। तो राष्ट्रपति के लिए भी जो है एक जमानत राशि होती है। कितना जमानत राशि होती है? 15,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 15,000 रुपये जो है तो जमानत राशि होती है। और उनको जो है तो 1/6 वोट मिलना अनिवार्य है। मतलब अगर वो चुनाव लड़े हैं ना तो उनको कम से कम 1/6 वोट, 1/6 मत उनको मिलना अनिवार्य है। अगर नहीं मिला उनको, उनकी जमानत राशि वापस नहीं होगी। हो गया, जमानत राशि वापस नहीं होगी। मतलब ये जो 15,000 रुपये RBI के पास जमा करते हैं चुनाव लड़ने से पहले, अगर उनको 1/6 वोट, कुल वोट का 1/6 वोट अगर उनको नहीं मिला तो ये पैसा उनको वापस नहीं होगा। अब बात ये है कि उन 15,000 उनको मायने नहीं रख रही है कि उनका 15,000 चला जाएगा तो उनका क्या होगा। अब बात ये है कि भाई क्या उनकी इतनी भी पहचान नहीं है कि 1/6 वोट उनको नहीं मिल सकता है। 1/6 वोट भी क्या उनको नहीं मिल सकता। तो यही बात है कि ये मतलब कि राष्ट्रपति की जमानत राशि भी हो गई। अब हम देख लेते हैं कि राष्ट्रपति की मतलब योग्यता क्या होती है। तो पहली बात ये हो गया कि वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूर्ण हो। ठीक है, अभी फ्रांस के बारे में 18 वर्ष था, है ना, फ्रांस के राष्ट्रपति के 18 वर्ष था, लेकिन अब 35 वर्ष होगी। अब लोकसभा की योग्यता हो उनमें चुनाव लड़ने की, मतलब कि वो लोकसभा को चुनाव लड़ने के योग्य हो। और साथ ही साथ उसे 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, ये बात थोड़ा सा ओवर जा रहा है ना। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, ये दोनों ना लोकसभा और राज्यसभा से चुने जाते हैं। और 50 के 50 अलग अलग होते हैं। मतलब कि जो 50 लोकसभा में होंगे और 50 जो राज्यसभा में होंगे, वो दोनों अलग अलग होंगे, 50-50। ठीक है, तो अगर ये दोनों जो तो उनके पास हैं तो ही वो जो तो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए जो तो काबिल हैं। प्रस्तावक का मतलब कि 50 लोग जो तो उसके सपोर्ट हो कि हाँ तुम राष्ट्रपति बनो, इसको बोलते हैं प्रस्तावक। क्या बोलते हैं कि ये लोग प्रस्ताव पारित करें कि हाँ ये व्यक्ति जो है तो राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, ये व्यक्ति जो है तो राष्ट्रपति बनेंगे। ये हो गए 50 जो है तो प्रस्तावक। अब 50 चाहे आप 25 जो है तो लोकसभा से ले लो, चाहे 25 जो है तो राज्यसभा से ले लो, या फिर 50 का लोकसभा से ले लो, या फिर 50 को पूरा राज्यसभा से ले लो। बस 50 इसमें हो गया, किसमें? प्रस्तावक में। अब 50 अनुमोदक का मतलब जो 50 लोग लिख कर दिए कि हाँ ये बंदा जो है तो राष्ट्रपति बनने के योग्य है, ये जो है तो हमारे देश का राजा बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा। ठीक है, प्रस्तावक में जो है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखित ज़रूरत नहीं है, लेकिन अनुमोदक में जो है ना लिखित ज़रूरत है। और ये 50 अनुमोदक जो है तो प्रस्तावक के नहीं होने चाहिए। नहीं, 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक के नहीं होने चाहिए, ये 50-50 अलग अलग होने चाहिए। अब यहाँ पे आ गई मेन बात, मतलब कि 15,000 जमानत राशि बहुत बड़ी बात नहीं है। अब बड़ी बात ये है कि तुम जाओ लोकसभा या राज्यसभा से 50 प्रस्तावक लाओ और 50 अनुमोदक लाओ। मतलब तुम्हारी 100 लोगों से परस्पर चिन्हारी होनी चाहिए, जान पहचान। मतलब 100 लोग तुम्हारे जो तो मुट्ठी में होने चाहिए, जो तुम्हें जो तो बताएं कि हाँ तुम राष्ट्रपति बनने के योग्य हो। वही तो कह रहे हैं कि 15,000 जमानत राशि तो मायने नहीं रखती। 15,000 तो सभी के पास है, कोई भी जाकर अगर चाहे तो जो है तो वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। वो भी पागल ना होगा, दिवालिया ना होगा, उसके पास भी कोई केस पेंडिंग ना होगा, तो भी जाकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अब बात है 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक की, मतलब उसे तकरीबन 100 लोगों से ना परस्पर चिन्हारी होनी चाहिए। कहाँ से? लोकसभा और राज्यसभा से। अगर जो है तो लोकसभा और राज्यसभा से कोई सदस्य जो है तो चुनाव लड़ रहा है, ठीक है, और लोकसभा और राज्यसभा को सदस्य भी है, तो क्या उसे जो तो इस्तीफा देना होगा?
चुनाव लड़ने से पहले क्या उसे इस्तीफा देना होगा? नहीं, उसे चुनाव लड़ने से पहले इस्तीफा नहीं देना होगा, ठीक है, क्योंकि वो लाभ के पद पर नहीं है, वो सेवा के पद पर है। किसके? सेवा के पद पर है। लाभ के पद पर मतलब कि जो कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है, अगर वो जो तो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए जाएगा, उसके पास 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक दोनों हैं, तो उसे जो तो चुनाव लड़ने से पहले इस्तीफा देना होगा। आगे वो चुनाव जीते या ना जीते वो उसकी मर्जी है लेकिन उसे जो है तो चुनाव लड़ने से पहले इस्तीफा देना होगा। लेकिन अगर लोकसभा राज्यसभा में से कोई जो है तो चुनाव राष्ट्रपति का लड़ता है, तो चुनाव लड़ने के बाद वो इस्तीफा दे सकता है। अगर वो जीतता है तो इस्तीफा दे, राष्ट्रपति बने, अगर नहीं तो अपने पोस्ट पर बना रहे, ठीक है। और राष्ट्रपति शपथ जो है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको दिलाते हैं, या फिर वो बिजी हैं तो उनके द्वारा चुने गए कोई और व्यक्ति जो है तो उनको जो है तो राष्ट्रपति को इस्तीफा दिला सकते हैं। अब राष्ट्रपति पे जो तो महाभियोग जो होता है, तो 3 कारणों से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। पहली बात ये कि वो मंत्रिमंडल की बात ना सुने, ठीक है, अपनी मनमाना करे, तो मंत्रिमंडल की बात ना सुने, या फिर विदेशी राष्ट्र के ज़्यादा प्रभाव में किसी विदेशी राष्ट्र मतलब दूसरे देश में ज़्यादा आवागमन उसका ज़्यादा है, उस देश के बारे में ज़्यादा चर्चाएं कर रहा है, उसमें ज़्यादा जो है तो ज़्यादा झुकाव है दूसरे राष्ट्र के प्रति, ठीक है। और संविधान का अतिक्रमण करे, संविधान में लिखी हुई बातों को ना माने। तो एक छोटा सा वीडियो ये हमारा ये रहा। तो अभी राष्ट्रपति के बारे में और भी बहुत सी बातें हैं जो मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है, उसमें मैं राष्ट्रपति के बारे में और भी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स में आगे लाऊंगा, और साथ ही साथ एमपी का वोट, एमएलए वगैरह, इन सभी को जो हो तो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।